ऐसे ऑन रोमांटिक पोएसी को आप 17th सेंचुरी का पॉडकास्ट समझिए, जहां पर एक बोट में चार दोस्त रिवर थेम्स के ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं कि किसका कंटेंट ज्यादा बेटर है। क्या मॉडर्न्स ज्यादा अच्छे हैं या एंशियंट्स ज्यादा अच्छे थे? क्या फ्रेंच ड्रामा ज्यादा बेटर है या फिर हमारा इंग्लिश स्टेज इज मच बेटर देन द फ्रेंच वन? ड्राइडन का ये एस्से ऑलमोस्ट हर लिटरेचर के पेपर में पूछा जाता है एंड इससे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं उनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए बहुत ही इजी पॉइंटर्स के थ्रू इस पूरे एस्से को हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। एज आई सेड कि ये डिबेट है चार दोस्तों के बीच में कि किसका कंटेंट अच्छा है। तो हेयर यू हैव द नेम ऑफ फोर डिबेटर्स जिनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे एंड हु दे आर सपोर्टिंग ये भी आप अपने नोट्स में जरूर से लिखिएगा। सबसे पहले हैं क्राइट्स, जो कि हैं हमारे सर रॉबर्ट हावर्ड। ये फेवर करते हैं एंशंट्स को। ये बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे पुराने जमाने के जो एंशंट राइटर्स हुए, द ग्रीक्स एंड द रोमन्स, उनके वर्क में कितनी ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं एंड दिस इज व्हाट दैट शुड बी फॉलोड। अगले आएंगे यूजिनिस्ट, जो इनसे डिबेट करेंगे, दैट इज लॉग बकहस्ट, जो कि कहते हैं कि मॉडर्न्स ने पुराने रूल्स को और भी बेटर बनाया है एंड उन्होंने प्रोग्रेस किया है अपने जमाने के ड्रामा को। देन आती है और बड़ी लड़ाई विच इज बिटवीन लिसिडस एंड निएंडर। लिसिडस इज सर चार्ल्स सैडली, जो कि फेवर करते हैं फ्रेंच को, जो बोलते हैं कि फ्रेंच वर द ट्रू आयर्स ऑफ योर एंशिएंट पीपल। ये स्ट्रिक्ट फॉर्मल रूल्स को फॉलो करते हैं, आपको इनके ड्रामा में सब कुछ बराबर देखने को मिल जाएगा। वहीं हमारे ड्राइडन के जो माउथ पीस बनते हैं वो है निएंडर। इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। ये फेवर करेंगे या डिफेंड करेंगे अपने इंग्लिश ड्रामेटिस्ट को एंड बताएंगे कि कैसे इंग्लिश ड्रामा एंड द इंग्लिश स्टेज इज मच मच बेटर देन द फ्रेंच ड्रामा। तो इनका जितने भी आर्ग्यूमेंट एंड जो लड़ाई है वो हम लोग आज अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट जो आपके सामने आएगा वो है एंशियंट्स वर्सेस मॉडर्न का। आपको ऑलमोस्ट फील होने वाला है कि आपके पेरेंट्स और आपके बीच में लड़ाई हो रही है कि पुराने जमाने के गाने ज्यादा अच्छे थे या आजकल के गाने ज्यादा अच्छे हैं। एंड सेम गोज फॉर द मूवी कि पुरानी मूवीज ऐसी थी और आज की मूवीज तो देखो बिल्कुल बेकार है। तो क्राइट्स, जो कि एंशियंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जो ग्रीक्स एंड रोमन्स थे, दैट इज द एंशियंट्स, उन्होंने अपने ड्रामा को ऑलरेडी परफेक्ट कर लिया था, बट आज के लोग तो सिर्फ रीमिक्सेस बना रहे हैं एंड नियरली कॉपी कर रहे हैं, कुछ ओरिजिनल नहीं लेकर आ रहे। इनके अकॉर्डिंग एंशियंट्स वर द रूल मेकर्स। इन्होंने ड्रामा को द थ्री यूनिटीज दी हैं, द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, जो इनके अकॉर्डिंग इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो आजकल के मॉडर्न ड्रामा वाले इग्नोर करते हैं। The ancients, sir, established the very foundation of dramatic law. Their longevity alone proves their unparalleled perfection. इनका मानना है कि द एंशियंट पीपल वर मोर क्लोजर टू नेचर एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी कि ये किस तरीके से ह्यूमन के पैशंस को और ह्यूमन के नेचर को बहुत अच्छे से समझते हैं। एंड आजकल के जो ड्रामा में आपको ह्यूमन नेचर का कोई भी कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा क्राइट्स का मानना है। लैंग्वेज गैप के भी बारे में ये कहते हैं कि भैया पहले की लैंग्वेज एक बहुत ही सभ्य लैंग्वेज थी एंड आजकल की लैंग्वेज सिर्फ क्लमजी और वल्गर, सिमिलर टू व्हाट आवर पेरेंट्स से अबाउट आवर रीमिक्स सॉन्ग्स की आज की जो भाषा देखो कितनी ज्यादा बेहुदी भाषा है या वल्गर है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर क्राइट्स इज सीइंग। प्रूवन लॉन्जेविटी के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने ये बात को कहा कि जो एंशियंट ड्रामाज एंड एंशियंट वर्क्स हैं वो 2000 सालों से चले आ रहे हैं एंड आज भी वो लोकप्रिय हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। कंपेयर करो इंग्लिश ड्रामा से तो इट विल बी लाइक कि किसी ने एक प्ले पढ़ा मॉडर्न टाइम्स का एंड 2 हफ्ते में वो भूल गया। जैसे कि आप आजकल की कोई मूवी कंपेयर कर सकते हैं कि पुरानी की मूवी पेरेंट्स बोलेंगे द ओल्ड वॉज गोल्ड, कितनी अच्छी स्टोरीज उसमें हुआ करती थी, कितने डेकोरम में हर चीज दिखाया जाता था। एंड आजकल की मूवीज देख लो भैया, सिर्फ आइटम सॉन्ग्स ही देखने को हमें मिलते हैं। दूसरे आते हैं यूजिनिस्ट, जो कि डिफेंड करेंगे मॉडर्न ड्रामा को इन रिस्पॉन्स टू व्हाट क्राइट्स has attacked or what Crites had to say about the moderns. We must admit, the moderns have far surpassed the ancients. We have the benefit of science, superior stagecraft.
यूजेनिस कहते हैं कि चलो मैंने माना कि एंशंट्स ने काफी सारी चीजें इन्वेंट की हैं, डिस्कवर की हैं, विच इज वेरी फ्रूटफुल फॉर द ड्रामा, लेकिन मॉडर्न्स ने उन्हीं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को उठा के इम्प्रूव किया है। हम लोगों ने साइंस का इस्तेमाल किया है, हम लोगों ने बेटर स्टेज क्राफ्ट का यूज किया है। वी अंडरस्टैंड अवर ऑडियंस की, हमारी ऑडियंस को किस तरीके से एंटरटेन करना है, क्या ऐसा दिखाना है हमारी ऑडियंस को जो उनको कनेक्ट कराए हमारे वर्क से। तो हम लोग ने आपके ज़माने के जो क्लमज़ी प्लॉट्स थे, उसमें एक नया अपना तड़का लगा के उसको और इंटरेस्टिंग बनाया है। टॉकिंग ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, तो क्योंकि हर एक क्षेत्र में चीज़ें आगे बढ़ रही थी, बी इट योर एस्ट्रोनॉमी हो गई, बी इट योर एनाटॉमी हो गई, आपकी बायोलॉजी हो गई, तो इन्होंने विच आर द मॉडर्न्स, इन्होंने स्टोरी टेलिंग की साइंस को क्रैक कर लिया है। जैसे आज की डेट में आप देखेंगे कोई भी यूट्यूब वीडियो अगर एक बहुत ही हुकिंग कहानी से स्टार्ट होता है तो आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, बिकॉज यू फाइंड इट रिलेटेबल व्हेन पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी वीडियो स्टार्ट्स विद अ स्टोरी, आप उसमें हुक हो जाते हो। तो मॉडर्न्स ने स्टोरी टेलिंग की जो साइंस है उसको एस कर लिया है, एंड दैट इज व्हाई आज की मूवीज इंटरेस्टिंग है, या फिर इनके अकॉर्डिंग प्लेज एंड ड्रामा की बात हो रही है। फिक्सिंग द फ्लॉस, इनके अकॉर्डिंग एंशियंट प्लॉट्स बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव होते थे कि वही कहानी चली आ रही है कि भैया आपका एक हीरो होगा, वो किसी के प्यार के लिए लड़ेगा, वो अपने आप को प्रूव करेगा, मॉन्स्टर बीच में आ जाएगा, लड़ाई करेगा। सो दीज आर सर्टन थिंग्स जो बिल्कुल कॉमन आपको क्लीशे दिखाई देंगी पुराने टाइप के ड्रामा में। लेकिन आपके मॉडर्न ड्रामा में यू आर गोइंग टू सी मोर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड सब प्लॉट्स, जहां पर काफी सारी इंटर रिलेटेड स्टोरी साथ ही साथ चलने लगती हैं, जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है आपके मॉडर्न ड्रामा को। मॉरल सुपीरियोरिटी का एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। इनके अकॉर्डिंग एंशियंट प्लेज में पोएटिक जस्टिस का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, मतलब कि एक विलन कैरेक्टर को ये लोग राइज करते हुए दिखा देते थे एंड वो प्रॉफिट में जीता था एंड उसका कभी मतलब डाउनफॉल नहीं दिखाते थे। लेकिन मॉडर्न ड्रामा बिलीव्स इन पोएटिक जस्टिस कि आपका अगर कैरेक्टर गुड है, वो भले कितना ही स्ट्रगल करता है, आपको एंडिंग दिखानी चाहिए कि वो अपने जीवन में जीत गया, ही इज नाउ सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। अदरवाइज हाउ आर पीपल गोइंग टू टेक इंस्पिरेशन of being a good character, of being a virtuous कैरेक्टर और हैविंग विजडम इन योर लाइफ कि अगर आप अच्छा करते हो तो आपको जीवन में अच्छा मिलेगा। आप अगर अपनी मूवीज में ये दिखा रहे हो कि भाई विलन की ही मजे कट रहे हैं एंड द हीरो हु इज बीइंग अ वर्चुअस पर्सन इज डूइंग एवरीथिंग राइट एज अ सिटीजन एंड एज अ पर्सन, उसको लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा है, तो कोई ऐसा क्यों ही बनना चाहेगा। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। मुझे कॉमेंट करके बताना कि आप अग्री करते हो या नहीं। टेक्निकल रिफाइनमेंट में इन्होंने ये बात बोली कि जो आपके पुराने टाइम के एंशिएंट टाइम के जो ड्रामा होते थे वो बहुत ही ज़्यादा एक ही तरीके से चलते चले जाते थे, उसमें रफ एजेस होती थी एंड एक्ट्स एंड सीन्स का डिमार्केशन नहीं होता था। बट अगर आप मॉडर्न ड्रामास एंड प्लेस को देखोगे तो आप देखेंगे कि एक्ट्स में एंड प्रॉपर सीन्स में चीज़ें डिवाइडेड होती हैं, ताकि आपका जो एक फ्लो है वो बहुत अच्छा बना होता है। आप क्लियरली डिमार्केट कर सकते हो कि इस एक्ट में ये हुआ, इस एक्ट में ये मेजर इवेंट आने वाला है, फिर क्लाइमेक्स आने वाला है, तो एक बहुत ही बोरिंग नहीं चल रही होती है आपकी मूवी या फिर आपका ड्रामा। ये लोग उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके इंटरेस्टिंग एंड टेक्निकली स्मूथ बनाते हैं। यूजिनस ने एक और बात बोली कि आपने ये जो बात बोली कि 3 यूनिटीज एंशिएंट ड्रामा में देखने को मिलती हैं, रूल्स ये लोग फॉलो करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि मॉडर्न्स इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, बिकॉज लाइफ उससे बोरिंग दिखाई देगी, आपकी कहानी बोरिंग दिखने लगेगी, अनरियलिस्टिक दिखने लगेगी कि आप एक ही जगह पे बैठे बैठे हुए हो, 24 घंटे में ही आपका प्ले खत्म हो गया, देयर आर नो सब प्लॉट्स। तो व्हेन वी आर वायोलेटिंग द यूनिटीज वी आर मेकिंग इट मोर रिलेटेबल टू द ऑडियंस एंड दिस इज व्हाट द ऑडियंस लव्स। यहाँ पर खत्म होता है द डिबेट बिटवीन द एंशिएंट्स एंड द मॉडर्न्स। मुझे कमेंट करके बताना कि आप किसके विचार के टुवर्ड्स ज्यादा इंक्लाइन करते हो एंड आपके अकॉर्डिंग पुरानी मूवी ज्यादा अच्छी थी या आज की मूवी ज्यादा अच्छी है, मुझे एक बार कमेंट करके बताना। अगला जो बैटल है वो है बैटल ऑफ नेशंस की इंग्लिश ड्रामा इज मच बेटर देन द फ्रेंच ड्रामा या फ्रेंच ड्रामेटिस्ट बेटर वर्क लिखा करते थे। फ्रेंच को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर अपनी दलीलें पेश करेंगे लिसिडस, जो कि कहते हैं कि फ्रेंच वर द ट्रू एयर टू द एंशिएंट्स। जिस तरीके से एंशिएंट्स ने
काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कवर किया एंड उसको फॉलो किया। सेम गोज फॉर द फ्रेंच पीपल कि इन्होंने उन रूल्स को कैरी फॉरवर्ड किया है, कुछ भी उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की है, स्ट्रिक्टली अडेयर किया है टू द यूनिटीज। इन्होंने डेकोरम फैक्टर को यूज किया है, माने कि आप अगर फ्रेंच ड्रामा देखेंगे तो उसमें वायलेंस एंड ब्लडशेड को नहीं दिखाया जाता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कोई आपके स्टेज पर चलता चला आएगा एंड वो बोलेगा कि भाई उस कैरेक्टर की मृत्यु हो गई। अगर वॉर हो रहा है तो अनाउंस करा दिया जाएगा कि भाई वॉर हो रहा है। वो किसी भी तरीके से अपनी ऑडियंस को जो ब्लडशेड है, जो वायलेंस है, वो नहीं दिखाना पसंद करते हैं। एंड दिस इज समथिंग जो इंग्लिश ड्रामा में खुल के या फिर आज की मूवीज में आप देखेंगे दिखाया जाता है। तो ये मानते हैं कि आप अपनी ऑडियंस के सामने डेकोरम मेंटेन करें एंड ग्रेसफुल सीन्स ही दिखाएं। एंड इनका मानना है कि हम बता देंगे आपको कि ये वाला कैरेक्टर मर चुका है, रादर देन अ क्लमजी कैरेक्टर कमिंग ऑन द स्टेज एंड ट्राइंग टू एक्ट कि मैं मर चुका हूँ। तो ये इनकी सोच है। नैरो फोकस के बारे में बात करें तो ये एक ही मेन प्लॉट पर काम करते हैं, फालतू की छोटी मोटी कॉमेडी या साइड कैरेक्टर्स को डाल के मूड नहीं खराब करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं एक ट्रैजिक प्लॉट को देख रहा हूं तो उसमें साथ ही साथ कॉमेडिक एलिमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे इन फ्रेंच ड्रामा। राइम को लेके ये लोग पर्टिकुलर हैं कि ये लोग राइमिंग कपलेट्स का यूज करते हैं, जो कि इनके अकॉर्डिंग इनके प्ले को बहुत ही एलिवेटेड बना देता है एंड ट्रैजिक थीम्स को आप और भी ज्यादा कनेक्ट करके देख पाते हो। अब आते हैं हमारे ड्राइडन के माउथ पीस विच इज नियंडर, जो कि डिफेंड करते हैं इंग्लिश ड्रामा को एंड तक आपको ये प्रूव करा देंगे कि इंग्लिश ड्रामा इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा। नियंडर का कहना है सबसे पहले तो तुम आओ ट्रेजी कॉमेडी पे, दिस इज सुपीरियर। जब आप अपनी लाइफ को इमिटेट करते हो, ह्यूमन एक्शंस को इमिटेट करके अपने प्ले में दिखा रहे हो, तो सिर्फ किसी इंसान की ट्रेजेडी दिखाना या सिर्फ किसी इंसान की सक्सेस दिखाना इज रियली अनरियलिस्टिक। जीवन में उतार चढ़ाव तो आपके होते ही रहते हैं। वन डे यू आर सक्सेसफुल एंड इन अदर फेज ऑफ योर लाइफ यू माइट बी स्ट्रगलिंग। आपकी लाइफ में कभी बहुत ज्यादा खुशी आई है तो कभी बहुत गम आता ही आता है। दिस इज द सर्कल ऑफ लाइफ। इंग्लिश ड्रामा इसी ट्रेजेडी कॉमेडी को दिखाने की कोशिश करता है कि आपकी लाइफ में ट्रेजेडी भी है एंड थोड़े थोड़े कॉमिक एलिमेंट्स भी हैं, जिससे ऑडियंस को रिलीफ फील होता है, वो रिलेट करती है। अगर आप एक ऐसे कैरेक्टर को देखोगे कि भैया उसके सारे एग्जाम वन अटेम्प्ट में ही क्लियर होते चले जा रहे हैं, आप उससे रिलेट नहीं करोगे। बट कोई एक ऐसा मूवी होगी जो अपने स्ट्रगल्स को दिखाएगा एंड देन दैट पर्सन और दैट कैरेक्टर राइजेस ऑन टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, तो आप रिलेट करोगे कि हाँ लाइफ ऐसी ही तो होती है कि पहले आप धीरे धीरे चीजों को सीखते हो, यू स्ट्रगल अ लॉट, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन यू राइज ऑन टू सक्सेस। तो ये ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, जो कि ट्रेजेडी कॉमेडी में आपको देखने को मिल जाएगा। देन सब प्लॉट्स की जो बात बोली फ्रेंच ड्रामेटिस्ट ने कि भाई हम लोग सिर्फ मेन प्लॉट को लेके चलते हैं, हम लोग बेकार के सब प्लॉट्स को ऐड नहीं करते हैं। लेकिन आपको इंग्लिश ड्रामा में मल्टीपल लेयर्स एंड मल्टीपल पैरेलल स्टोरीज देखने को मिलेगी, जिससे ऐसा नहीं लगता है कि आप सिर्फ एक कैरेक्टर की कहानी देख रहे हो। यू आर ऑलमोस्ट गोइंग टू फील कि मैंने एक अगर कहानी देखी तो उसमें मैंने 10 कैरेक्टर की लाइफ को जाना, मेन कैरेक्टर को भी जाना, मेन कैरेक्टर के भाई के साथ क्या हो रहा है वो भी जाना, उसके पिछले जीवन में क्या हुआ है मुझे वो भी पता चला, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ था, आई नो द बैक स्टोरी। तो इंग्लिश ड्रामा इज फुल ऑफ लेयर्स एंड फुल ऑफ पर्सपेक्टिव्स, जो आपको काफी ज्यादा वाइब्रेंट फील होता है एंड एनर्जी देता है। एक्शन ओवर नरेशन के बारे में बात की, दैट इंग्लिश वांट टू सी द बैटल एंड नॉट हेयर अबाउट इट। आप कोई ऐसी मूवी देखने जाओ जिसमें बता दिया कि हाँ भाई 45 दिन तक आपका वॉर चला है, यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड, आप उस मूवी को बेकार रेटिंग देकर चले आओगे। शो मी द ड्रामा, शो मी हाउ द मेन कैरेक्टर और द हीरो इज स्लेइंग द मॉन्स्टर एंड किस तरीके से वो अपनी हीरोइन के लिए पूरे किंगडम को खत्म कर दे रहा है। वी वॉन्ट टू सी दैट ब्लडशेड। तो इंग्लिश ड्रामा में पैशन को छुपाया नहीं जाता है कि आप सिर्फ अच्छी ही चीजें दिखा रहे हो, अगर मेसी चीजें हैं, ब्लडशेड है, वो दिखाते हैं आपके इंग्लिश ड्रामा में, उससे एंगेजमेंट पैदा होती है एंड ऑडियंस वांट्स टू सी दैट। द सोल ऑफ ड्रामा, ही एडमिट्स दैट द फ्रेंच आर मोर रेगुलर एंड लॉजिकल, कि ठीक है आपकी चीजें लॉजिकल चलती हैं लेकिन इंग्लिश आर मोर एनिमेटेड। आपने ऐसा नोटिस किया होगा आजकल की मूवीज का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मूवीज फ्लैशबैक्स में चलती हैं, बहुत सारी ऐसे स्टोरी टेलिंग फैक्टर्स को यूज किया जाता है जहां पर एंडिंग पहले आपको दिखा दी जाती है एंड बिगिनिंग बाद में दिखाती है, ताकि आप
उसको खुद से अपने दिमाग में थोड़ा प्रेशर डालो एंड कनेक्ट करने की चीजें करो कि अच्छा, अगर इसने कटप्पा ने बाहुबली को मारा तो दिस वाज द रीजन, वो आपको अगली मूवी में दिखाया जाएगा। और यू कैन टेक मेनी मोर एग्जाम्पल्स। तो दिस इज व्हाट इंग्लिश ड्रामा शोज। वो आपको कनेक्ट करता है, वो आपको हुक करता है, वो आपको मल्टीपल चीजें दिखाएगा, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स दिखाएगा, एंड दैट इज व्हाई नियांडर बिलीव्स कि इंग्लिश ड्रामा इज मच बेटर। एंड ही आल्सो सेज द लाइन, a faulty Shakespeare play is more worth than a perfect French one। आपका फ्रेंच ड्रामा कितना भी परफेक्ट हो, लेकिन शेक्सपियर का एक फॉल्टी ड्रामा भी आप देख लोगे ना, प्ले आप पढ़ लोगे, तो आपको उसमें ज्यादा मजा आएगा। एंड यहाँ पर नियांडर ड्रॉप्स द हैमर वाइल सेइंग कि फ्रेंच प्लेस आर लाइक स्टैचूज। वो सुंदर तो होते हैं लेकिन डेड होते हैं, उसमें देयर इज नथिंग फॉर यू टू इंटरैक्ट विद इट। इंग्लिश प्लेस जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, मेसी होते हैं, फुल ऑफ लाइफ एंड सोल होते हैं। एंड ट्रेजेडी कॉमेडी को, जो कि फ्रेंच हेट करते हैं, नियांडर उसको लाइक करते हैं एंड कहते हैं कि लाइफ के बोथ फनी एंड सैड मोमेंट्स को ट्रेजेडी कॉमेडी एक साथ दिखाता है। इसी ऐसे में ये बात करते हैं अबाउट द थ्री जाइंट्स ऑफ लिटरेचर, जैसे कि आपके सबसे पहले शेक्सपियर। ये बताते हैं कि शेक्सपियर के लिए ह्यूमन नेचर को इमिटेट करने की नीड नहीं है, ही इज द मास्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। शेक्सपियर से ज्यादा एक अच्छा आप कैरेक्टर बना ही नहीं सकते हो, जितने भी इन्होंने कैरेक्टर्स को बनाया है अक्रॉस हिज प्लेस, बिकॉज ही एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट अ कैरेक्टर इज। ये बिल्कुल कैरेक्टर में उतर जाते हैं। ही is the most learned man. Okay, sorry, this is for Ben Jonson. He needed not the spectacles or books to read nature. उनको सिखाना नहीं पड़ा किसी को, शेक्सपियर को, कि दुख क्या होता है, जेलसी क्या होती है, एम्बिशन क्या होता है, लव क्या होता है, एनिमिटी क्या होती है, एंड रिवेंज क्या होता है। यू नेम अ पैशन एंड यू विल फाइंड दैट इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो ये ह्यूमन नेचर को, इट कम्स नेचुरली टू हिम। इनके कंपैरिजन में इन्होंने बात की है बेन जॉनसन की, हु ही सेज इज द मोस्ट लर्नेड एंड द मोस्ट जुडिशियस मैन। इनके प्लेस में आपको हर टाइप की यूनिटी देखने को मिल जाएगी, एंड स्टिल यू आर गोइंग टू एंजॉय हाउ ब्यूटिफुली ही राइट्स हिज प्लेस एंड he presents his plays and his characters. Then he also talks about Beaumont and Fletcher। ये कहते हैं कि ये काफी स्टाइलिश पर्सनैलिटी हैं, इन्होंने बेस्ट डायलॉग को एस किया है while being gentlemanly in their wit। He also says this line, I admire Johnson but I love Shakespeare and so do we। शेक्सपियर जैसे वर्क्स लिखना आसान तो नहीं है। देन इसी के अंदर आपको एक कंपैरिजन दिखाई देगा राइम एंड ब्लैंक वर्स के बीच में। नाउ यू मस्ट बी क्लियर कि राइम, जैसे अगर आप एक गाना गाते हो तो राइम की वजह से उसमें मेलोडी आता है, आपको सुनने में मजा आती है, एक रिदम आ रही है, एक ऊपर नीचे लय बन रही है, तो राइम एड्स वैल्यू एंड मोर एलिवेशन टू योर पोएम, या फिर आप जो भी ऐसा सुन रहे हो। ब्लैंक वर्स आपका थोड़ा सा प्लेन होता है, ऑलमोस्ट प्रोज जैसा फील होता है, अनराइम यूज किया जाता है इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का। तो दोनों में से कौन बेटर है, इसके ऊपर भी डिबेट एक हुई है, जहां पर क्राइट्स कहते हैं कि राइम अननेचुरल होती है, नोबडी टॉक्स इन राइम। मतलब कि अगर हम लोग एक प्ले देख रहे हैं एंड द कैरेक्टर इज स्पीकिंग इन अ रिदमिक टोन, तो क्या आपको लगता है कि ये नेचुरल लग रहा है? क्योंकि नेचुरल वे में हम लोग राइमिंग वे में बात नहीं करते हैं। एम आई स्पीकिंग टू यू राइट नाउ, तो मैं क्या राइम कर रही हूँ? आपको ऐसा फील हो रहा है कि आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग? ऐसा तो नहीं है ना, दिस इज नॉट नेचुरल। नियांडर कहते हैं कि जो राइम होती है वो एक प्ले को और एक्सक्विजिट बनाता है, एलिवेट करता है आपकी कॉमन स्पीच को। अगर मेरी नॉर्मल डे में भी मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ एंड इफ आई हैपन टू राइट अ सॉन्ग, उसको भी बिल्कुल मैंने प्लेन बना दिया, तो दोनों में डिफरेंस क्या रह जाएगा? एंड दैट इज वेयर योर राइम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट एलिवेट्स, इट साउंड्स very dramatic to the ears of the audience, and hence he is in favor of rhyme। ये point आप लोग अपने notes में highlight करके लिखिएगा, because over literary criticism आपसे बार बार पूछा गया है कि कौन सा क्रिटिक है जो राइम को सपोर्ट करता है, कौन सा क्रिटिक है जिन्होंने राइम को डिफेंड किया है, एंड कौन सा क्रिटिक है जिसको बिल्कुल अननेसेसरी बताया है राइम को। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल वर्डिक्ट इस एस्से का यही निकल के आता है। कोई विनर तो डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन आपको क्लियरली दिख गया कि नियांडर ने किस तरीके से इंग्लिश मॉडर्न्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, एंड बताया है कि कैसे वो बेटर है ग्रीक्स एंड फ्रेंच से, एंड जो इंफीरियर फीलिंग थी इंग्लिश राइटर्स के अंदर उसको डिफेंड करने की कोशिश की है। एंड अपने प्रीफेस में ये एक्चुअल लाइन भी लिखी हुई है, इसको प्लीज अपने नोट्स में लिखना। द ड्रिफ्ट ऑफ दिस एंशुइंग
discourse was chiefly to vindicate the honor of our English writers from the censure of those who unjustly prefer the French before them. तो फ्रेंच एंड एंशंट्स की जो नजर एंड अटैक से इन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की है हमारे इंग्लिश मॉडर्न ड्रामेटिस्ट को. नाउ फॉर योर हेल्प मैंने बहुत सारे एक्चुअल कोटेशंस एंड लाइंस ऐड कर दी हैं इस स्लाइड के अंदर. आपको ये जो पूरी स्लाइड है उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा. इनको अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा बिकॉज आजकल आपके एग्जाम में डायरेक्ट कोटेशंस उठाकर पूछा जाता है, मीनिंग पूछ लेंगे या फिर उससे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट निकाल कर लेकर आ जाएंगे या फिर आपसे पूछेंगे कि ये लाइंस कहाँ पर अपीयर करती हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करो एंड जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं उनको थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए. आपको कई सारी कोटेशंस अटैच्ड यहाँ पर दिख जाएंगी. टेलीग्राम पे मेरे ज़रूर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ये पीडीएफ मिल जाए. मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना कि किसका जो आर्ग्यूमेंट है वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया. एंड अगर आप इसी तरीके से क्रिटिकल एसेज को और डिटेल में जाके प्रिपेयर करना चाहते हो अलोंग विद प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ माय कोर्स. यहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ा के रखा है जहां पर साथ ही साथ आपको एक टॉपिक से आए हुए सभी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए गए हैं. सो यू जस्ट हैव टू मैसेजेस ऑन दिस नंबर एंड आप अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट कर दोगे. ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एंड कोई भी सेक्शन जो आप अवेल करते हो उसको आप A to Z प्रिपेयर करके ही निकलोगे. सेम गोज फॉर द PYQ टेस्ट सीरीज. आप ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को लगा सकते हो बिफोर योर एग्जाम टू जज योर सेल्फ कि कौन सा सेक्शन आपका कितना अच्छा प्रिपेयर है एंड व्हाट इज द करंट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं. मुझे कमेंट करके बताइएगा विच वाज द फेवरेट पार्ट ऑफ योर्स इन दिस इंटायर एसे एंड आप किसको सपोर्ट करते हो, एंशिएंट्स को या फिर मॉडर्न को. आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो. अप टिल देन बाय एंड टेक केयर.